गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे बच्चों। चैप्टर 9 में हम सजीवों की संरचना और कार्य सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़े, जिसमें यह हमने देखा कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं और 2 वाहिनियों में से शिराएँ और धमनियाँ, जो कि त्वचा के नीचे हरापन लिए हुए नीला दिखाई देता है, जो वाहिनियाँ वो शिराएँ कहलाती हैं और आसानी से इन्हें देखा भी जा सकता है। दूसरी वाहिनियाँ होती है बच्चों, जो कि धमनी होती हैं। ये थोड़ी गहराई में होती हैं, इसलिए हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं और इसमें लाल रक्त बहता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, शिराएँ क्या करती हैं, हमारे पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाती हैं और हृदय से फिर फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त होकर फिर से हृदय में आ जाती हैं और हृदय से फिर धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को। तो धमनी का कार्य है हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना और शिरा का कार्य है पूरे अंगों से जो रक्त होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है उसको फेफड़े तक लाना, हृदय तक लाना। तो परिसंचरण तंत्र का कार्य हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में हम शीशे अथवा प्लास्टिक की एक कीप लेकर, है ना, हमें जो कीप लेना है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से कीप है। आप लोगों ने कीप देखे भी होंगे, है ना। ये जैसे कीप होता है, मिट्टी का तेल हम यूज करते हैं, केरोसिन, यदि उसको किसी पात्र में डालना है तो कीप का यूज करते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार से कीप होता है, जो कि हमें शीशे का या फिर प्लास्टिक का लेना है और उसमें एक रबर की नली चित्र 9.5 के अनुसार जोड़ देना है। ठीक है, इस कीप में हमें एक रबर की नली जोड़ना है। नली का खुला भाग अपने कान में लगाइए तथा कीप को अपने साथी के वक्ष पर रखकर ध्यान से सुनिए। यहाँ वक्ष बच्चों हमारा हृदय है, तो हृदय पर रख कर ध्यान से हमें सुनना है। किसे सुनना है, कीप को हमें कहाँ लगाना है, वक्ष पर। ठीक है, क्या आप धक धक की आवाज़ सुन रहे हैं? यह हृदय की धड़कन है। इसे आप अपनी कलाई के निश्चित स्थान पर दबाकर महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से चित्र देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जब हम अपनी उंगलियों के द्वारा कलाई को दबाकर, यहाँ पर नस होती है बच्चों, इसे दबाकर हम सुन सकते हैं। ठीक है, हमें हमारा जो धड़कन की आवाज़ जिस प्रकार से धक धक की आवाज़ हमें सुनाई देती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें नाड़ियाँ में भी जो ब्लड है वो चलती है, तो वो हमें सुनाई देती है बच्चों। इसमें भी हम धड़कनों की तरह गिन सकते हैं कि यह कितने बार धड़क रही है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसे आप अपनी कलाई के निश्चित स्थान पर दबाकर महसूस कीजिए और गिनने का प्रयास कीजिए। चित्र 9.5 का ब नंबर। इसी प्रकार अपने साथियों की प्रति मिनट हृदय की धड़कन को गिनिए। ठीक है, अब थोड़ी देर दौड़ने के बाद हृदय की धड़कन गिनिए और तुलना कर सारणी 9.2 को अपनी कॉपी में बनाकर लिखिए। तो बच्चों जब आप दौड़ लगाते हैं, यानी कि दौड़ते हैं, तो दौड़ने के बाद के हृदय की धड़कनों को सुनना है और दौड़ने से पहले, है ना। तो दोनों अवस्थाओं के हृदय की धड़कनों को आपको सुनना है और दोनों धड़कनों को सुनने के बाद तुलना करना है और तुलना करने के पश्चात सारणी 9.2 को अपनी कॉपी में बनाकर लिखना है। यहाँ पर आपका सारणी 9.2 है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे और हृदय की धड़कन प्रति मिनट, हृदय की धड़कन की प्रति मिनट की 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, वो उस धड़कन को हमें गिनकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, आप सभी को ये कार्य करके देखना है और धड़कनों को सुनकर यहाँ पर लिखना है कि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। ठीक है, और दौड़ने के पश्चात हृदय की धड़कन प्रति मिनट को भी यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। ठीक है,
पहले आप लोग स्वयं अपना धड़कन या फिर अपने साथी की धड़कन को सुनना है। ठीक है, अपने साथी की धड़कनों को इस प्रकार से सुनने के पश्चात यहाँ पर लिखेंगे और दौड़ने के बाद धड़कन की प्रति मिनट को सुनने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कितने बार धड़कता है और उसे अपनी कॉपी में लिखकर मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर। बच्चों, ये आप सभी का होमवर्क है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम देखेंगे बच्चों 9.3 श्वसन तंत्र। जब हम सांस लेते हैं तब हवा के साथ ऑक्सीजन नाक और श्वास नली से होती हुई फेफड़ों में जाती है ना। हम सभी सांस लेते हैं बच्चों, तो हवा के साथ क्या आती है? ऑक्सीजन। हम श्वासोश्वास की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के समय हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसके साथ? हवा के साथ ऑक्सीजन नाक और सांस नली से होते हुए कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। और जब सांस छोड़ते हैं तब हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसी मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी कि हम सांस कहाँ से लेते हैं बच्चों? नाक से लेते हैं। तो नाक से जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ ऑक्सीजन हमारे श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है? फेफड़ों में। ठीक है, जब हम नाक से ही सांस छोड़ते हैं बच्चों तो हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसी मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, चित्र 9.6 फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना, ये दोनों कार्य रक्त करता है। ठीक है बच्चों, ये रक्त का कार्य है। ये जो भी फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना, है ना, ऑक्सीजन फेफड़ों से ऑक्सीजन को अंगों तक ले जाना और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना, ये दोनों कार्य रक्त करता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं शरीर के अंदर पेट और छाती के मध्य पेशियों से बना एक पर्दा होता है जिसे मध्य पट या फिर डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। 9.6 मनुष्य का श्वसन तंत्र है बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये नासा छिद्र है, फिर ये हमारा श्वास नली है और ये हमारा फेफड़ा है और ये हमारा जो एक पर्दे की तरह मध्य पट है, इसे ही डायफ्राम कहते हैं। तो बच्चों, हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय हम जो हमारे नाक के द्वारा यानी कि नासा छिद्र के द्वारा हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाती है। ठीक है, और फिर फेफड़ों से ये फेफड़ों में पहुंचकर ये क्या करते हैं? तक ले जाने का कार्य करते हैं। रक्त ये कार्य करता है और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना, ये दोनों कार्य रक्त ही करता है बच्चों। ये हमारा डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डायफ्राम का होता है सांस लेने और छोड़ने में। अब हम देखते हैं, यह श्वसन क्रिया में सहायता करता है। यह श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो ये हमारा श्वसन की क्रिया में ये सहायता करता है। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल व चिपचिपा श्लेष्मा पाया जाता है। आप सभी के नाकों में बच्चों, हमारे नाकों में छोटे छोटे जो बाल होते हैं और ये वह चिपचिपा क्या होता है? श्लेष्मा पाया जाता है, जो कि धूल व कीटाणुओं को आंतरिक अंगों तक जाने से रोकता है ना। ये जो हमारे नाकों में बाल पाए जाते हैं बच्चों और चिपचिपा श्लेष्मा पाया जाता है, ये हमारे लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये धूल व कीटाणुओं से हमें बचाता है ना, हमारे अंदर ये प्रवेश नहीं करने देता, जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में हम चित्र 9.7 के अनुसार यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है, जिसे आप लोग देखेंगे। चित्र 9.7 श्वसन क्रिया में डायफ्राम की भूमिका, जिसमें हम देखते हैं
प्लास्टिक की बोतल लेकर उसके पेंदे को काट ले, है ना। ये प्लास्टिक की बोतल है बच्चों, डायग्राम भी आप लोग अच्छे से देखते चलेंगे। ये दोनों प्लास्टिक के बोतल हैं और इसके पेंदे को हमें काटना है, यानी कि जो निचला जिसे हम पेंदे बोलते हैं बच्चों, इसे हमें काट लेना है। ठीक है। एक बड़ा गुब्बारा काटकर बोतल की पेंदी के स्थान पर खींचकर बांध दे। ये गुब्बारा है बच्चों, एक बड़ा गुब्बारा को हमें काट कर इसके पेंदे में खींच कर हमें बांध देना है। अब कांच या प्लास्टिक की नली या खाली रिफिल के एक सिरे पर छोटा गुब्बारा यानी कि फुग्गा कस कर बांध दें और उसे बोतल के अंदर कार्क की सहायता से इस प्रकार लगाएं कि रिफिल का दूसरा सिरा बोतल के बाहर हो। अवलोकन कर बताएं कि यदि बोतल की पेंदी पर बंधे गुब्बारे को बाहर की ओर खींचें अथवा अंदर की ओर दबाएं तो अंदर वाले गुब्बारा के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बोतल हैं जिसके पेंदे पर हम पेंदे को काट लिए हैं और यहाँ पर गुब्बारे को खींचकर बांध दिए हैं। ठीक है। और एक रिफिल लिए हैं या फिर आप नली भी ले सकते हैं। ठीक है। एक नली के आकार इसे नली लगा दिए हैं, देख रहे हैं। तो इस रिफिल या फिर नली में हमें रिफिल और नली में दो गुब्बारा बांध देना है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिफिल का एक सिरा बोतल के बाहर होना चाहिए, तो ये बोतल के बाहर है और जो निचली सिरा है यहाँ पर हमें गुब्बारा को बांध देना है और रिफिल कार्क के द्वारा इस बोतल को बंद कर देना है। ठीक है। ये कार्क रबर का हो सकता है। ठीक है। और ये बोतल कांच या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। अब हम जब सांस लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये गुब्बारा का आकार सिकुड़ता है और फैल जाता है, यानी कि फूला हुआ रहता है और सिकुड़ जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है, जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो किस कंडीशन में ऐसा होता है, इसे हम देखेंगे। यहाँ पर से हम देखेंगे बच्चों, अवलोकन कर बताएं कि यदि बोतल की पेंदी पर बंधे गुब्बारे को बाहर की ओर खींचें अथवा अंदर की ओर दबाएं तो अंदर वाले गुब्बारे के आकार में क्या परिवर्तन होता है। अंदर वाले जो गुब्बारा है इनमें क्या परिवर्तन होता है ना। तो देखते हैं बच्चों। अब अपनी छाती सीने पर हाथ रखें और गहरी सांस लें, है ना। हमें जब सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, तो थोड़े समय बाद सांस बाहर छोड़ें। थोड़े समय बाद हमें सांस बाहर छोड़ना है। शरीर में होने वाले सांस लेने और छोड़ने की क्रिया की तुलना किए गए प्रयोग से करें एवं सारणी के आधार पर समझने का प्रयास करें। यहाँ पर सारणी भी दी हुई है बच्चों, सारणी 9.3, जिसमें हम नली का बाहरी मुंह, नली का लंबा भाग, गुब्बारा, पेंदी पर बंधा गुब्बारा यानी कि जो कटा हुआ गुब्बारा है, और बोतल, है ना, और हमारे शरीर के अंग, नाक, श्वास नली, एक फेफड़ा, डायफ्राम और शरीर। तो जब हम ये क्रियाकलाप करके देखते हैं बच्चों, तो क्रियाकलाप के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जब हम सांस लेते हैं, है ना बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तब वक्ष ऊपर की ओर उठता है ना, ऊपर की ओर उठता है और डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर होता है। जब हम सांस लेते हैं बच्चों तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो गुब्बारा भी है ये ऊपर की ओर उठता है तो ये फूला हुआ रहता है, यानी कि फैल जाता है ना, फैलते जाता है और फेफड़े में वायु का दाब कम हो जाता है तथा ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है। और श्वास छोड़ते समय क्या होता है, वक्ष नीचे की ओर आता है, नीचे जाता है और डायफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़ों में वायु का दाब बढ़ जाता है। तो बच्चों जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ये गुब्बारा है ये सिकुड़ जाता है ना, और डायफ्राम ऊपर की ओर उठ जाता है इस प्रकार से। ठीक है। और ये जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त क्या होता है, ये डायफ्राम नीचे की ओर, वक्ष ऊपर की ओर उठता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम में क्या परिवर्तन होता है बच्चों, और ये जो गुब्बारा है इन दोनों में क्या परिवर्तन होता है।
जब फेफड़ों में भरी वायु होता है बच्चों जो बाहर निकल जाती है ना, ये जो फेफड़ों में यानी कि ये जो गुब्बारा में हवा भरी होती है ये बाहर निकल जाती है और ये सिकुड़ जाती है। इस प्रकार सांस का लेना और छोड़ना श्वास क्रिया का श्वासोच्छ्वास कहलाता है बच्चों। ठीक है, जब ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में वायु कोशों में पहुंचती है तब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है तथा पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन शर्करा से क्रिया करती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प व ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में हम गुब्बारे में जो होने वाले परिवर्तन है इसे हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 4 देखेंगे। 2 परक नलियों में क्षारीय फिनोलेप्थिलीन का विलयन ले, है ना। फिनोलेप्थिलीन के बारे में आप लोग सुन चुके होंगे बच्चों, आप लोग जानते भी हैं। ये डामर गोली भी कहा जाता है इसे और एक फिनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, फिनोलेप्थिलीन का विलयन लेंगे हम, ये क्षारीय होता है। 2 परक नली यहाँ लिए हुए हैं, डायग्राम भी आप लोग देखते चलेंगे। परक नली अ है और परक नली ब है। ठीक है, तो एक परख नली अ तथा दूसरे को ब नाम हम दे दिए हैं। ठीक है, दे दिए हैं। दोनों परख नलियों में कांच अथवा प्लास्टिक की नली लगाइए। ये नली है, ठीक है बच्चों, ये कांच की भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक की भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चित्र 9.8 परख नली प में मुंह से फूकिए। यहाँ पर देखिए परख नली में हमें मुंह से फूकना है और अब दोनों परख नलियों में जो परिवर्तन हुआ उसे निम्न सारणी के अनुरूप कॉपी में बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ हम क्षारीय फिनोलेप्थिलीन लिए हैं और अ नंबर को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, ब नंबर में हम फूंक मारते हैं। तो जब हम फूंकते हैं तो इसमें हम जो परिवर्तन देखते हैं बच्चों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर बुलबुला हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो परख नली में होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम लिखेंगे बच्चों। परख नली अ में कुछ नहीं होता और परख नली ब में बुलबुला हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से परख नली ब में होने वाला परिवर्तन सांस द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं यानी कि फूंकते हैं तो हमारे जो सांस है वो छोड़ते हैं तो ये बुलबुला कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमें दिखाई देता है। और बच्चों हमें ये भी मालूम है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब 9.4 उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं बच्चों मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, है ना। हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बच्चों जो शेष पदार्थ बच जाता है जो यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों के शरीर में इकट्ठा होने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगे बच्चों तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है ना, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है ना। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं बच्चों, इन्हीं पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं बच्चों, ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर डायग्राम दी हुई है बच्चों, ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, ये जो सेन के बीच के आकार का दिखाई दे रहा है ये वृक्क है। ठीक है, और ये जो पतली नली आकार की दिखाई दे रही है दोनों तरफ होते हैं ये मूत्र वाहिनी है। ये हमारा जो ये मूत्राशय है ना, और ये हमारा मूत्र मार्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अनेक रूपों में करता है। मलाशय में एकत्रित होने वाला मल यानी कि ठोस गुदाद्वार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फेफड़ों से पसीना, द्रव त्वचा से उत्सर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हम एकत्रित होने वाला जो मल है ये ठोस गुदाद्वार के द्वारा बाहर, यानी कि सभी के लिए अलग अलग अंग हैं, है ना। जैसे मल है ये गुदाद्वार के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये फेफड़ों से, और पसीना जो है ये द्रव के रूप में त्वचा से उत्सर्जित किया जाता है।
शरीर का एक अन्य अपशिष्ट पदार्थ मूत्र है। ठीक है बच्चों, शरीर का जो एक अन्य अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र है। इसको उत्सर्जित करने के लिए शरीर में मूत्र उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जो कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं बच्चों, है ना, जिसमें एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वाहिनियाँ और मूत्राशय मूत्र मार्ग पाए जाते हैं। 9.9 में हम देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, यही हमारा 2 जोड़ी मूत्र वाहिनी पाया जा रहा है और एक जोड़ी वृक्क और एक जोड़ी, है ना, ये एक जोड़ी मूत्रवाहिनी पाया जा रहा है। ठीक है, और मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इसके द्वारा किसे उत्सर्जित किया जाता है बच्चों? मूत्र को, है ना, ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो यही जो उत्सर्जन तंत्र है बच्चों, इसी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त में से हानिकारक पदार्थों को अलग कर मूत्र का निर्माण करना है ना। वृक्क का कार्य क्या है बच्चों? इसे वृक्क कहा जाता है ना। ये जो है सेम के बीज के आकार के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये वृक्क है और इसका मुख्य कार्य होता है रक्त में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, है ना, उन्हें अलग करना है और अलग करके मूत्र का ये निर्माण करते हैं। यदि हमारे शरीर के सभी अंग अपना अपना कार्य ठीक से करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। किसी एक अंग के कार्य में गड़बड़ी शरीर को अस्वस्थ बना देती है। इसी प्रकार यदि समाज के सभी सदस्य अपने अपने कार्य ठीक तरह से करें तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर में सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं। हम पढ़ चुके हैं जो हमारा नाक है, हमारा मुंह है, हमारा पाचन तंत्र है ना, ये सभी अपना अपना कार्य ठीक तरह से करते हैं, है ना, जिससे कि हमारा जो शरीर है ये स्वस्थ रहता है। यदि सभी अपना अपना कार्य अच्छे से नहीं करते तो हम अस्वस्थ भी हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? अपना कार्य अच्छे से करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और किसी एक अंग के कार्यों में गड़बड़ी होता है, या तो हमारा पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाता है, या फिर हमारा जो सांस लेने की क्रिया में गड़बड़ी हो जाता है, तो क्या होता है? इसी प्रकार यदि समाज में भी गड़बड़ी हो जाए तो हमारा कार्य ठीक से नहीं चलेगा। यदि इसी प्रकार समाज के सभी सदस्य अपने अपने कार्य ठीक तरह से करें तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है ना। और यदि किसी एक सदस्य या समूह के कार्यों में गड़बड़ी समाज की शांति को क्या कर देती है? भंग कर देती है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, है ना। हमें ऐसा करना चाहिए कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब देखते हैं 9.5 कंकाल एवं संधियाँ। आप सभी जानते हैं बच्चों कंकाल के बारे में, है ना, तो हम कंकाल एवं संधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने हाथ, है ना, अपने हाथ तथा पैर को अंगुलियों से दबाकर देखें। हमें अपने हाथों को, अपने पैर के जो अंगुलियां हैं बच्चों, उन्हें दबाकर देखना है। क्या महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है ना। हमें ऐसा महसूस होता है बच्चों कि जो हमारी अंगुलियां हैं वो किसी कठोर वस्तु को क्या कर रही है? दबा रही है, ऐसा महसूस हमें होता है। ये कठोर संरचनाएं क्या होती हैं? ये ही हड्डियां यानी कि अस्थियां हैं, है ना, हड्डियां होती हैं या फिर आप लोग अस्थियां भी कहते हैं। ये हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं। ठीक है, ये जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? ये सीधा रखने के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करती है। हड्डियों के इस ढांचे को ही क्या कहा जाता है बच्चों? कंकाल कहते हैं, है ना। जो हड्डियां हैं ये किसका निर्माण करते हैं? ये हड्डियां ही सीधा रखने के मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। और जो ढांचा बनता है बच्चों, इस ढांचे को ही कंकाल कहा जाता है ना। अध्याय 7 चित्र 7.11 यानी कि अध्याय 7 में हम देख चुके हैं बच्चों किस प्रकार से कंकाल है। यहाँ पर आप लोग
क्रियाकलाप 5 में हम देखते हैं, अपने मित्र की सहायता से अपने हाथ पर एक स्केल इस प्रकार बांधें कि आपकी कोहनी स्केल के बीच में रहे, है ना। हमें इस प्रकार से स्केल इस प्रकार हमें बांधना है बच्चों कि आपकी जो कोहनी है ना, स्केल के बीच में रहे, है ना, हाथ की कोहनी बच्चों। तो अब अपनी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके द्वारा इस जो ये वाला पार्ट्स होता है यही हाथ का कोहनी कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या बांधना है, एक स्केल बांधना है, ठीक है। और अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। अब हमें अपने कोहनी को मोड़ने का प्रयास करना है। क्या आप कोहनी को मोड़ पाए? सोचिए, स्केल बंधे होने पर आप कोहनी क्यों नहीं मोड़ पाते? स्केल बंधी होती है बच्चों, हम अपनी कोहनी को नहीं मोड़ पाते हैं। तो क्यों नहीं मोड़ पाते हैं? और बंधे न होने पर क्यों मोड़ पाते हैं, है ना। यदि बंधा ना हो तो हम अपनी कोहनी को आसानी से मोड़ लेते हैं, और यदि स्केल बंधा हो तो हम नहीं मोड़ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम शरीर के उन भागों को ही मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ दो हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो कोहनी है, हमारा जो घुटना है, यहाँ पर क्या होता है, जो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं वो दो हड्डियाँ, अलग अलग हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, है ना, जिसके कारण से हम मोड़ पाते हैं। हम शरीर के उन भागों को ही मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ दो हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कोहनी हो गया, कंधा या गर्दन। इन जोड़ों को संधियाँ कहते हैं, ठीक है बच्चों। इन जो कोहनी है, कंधा है या फिर गर्दन है, हम गर्दन को भी इधर से उधर घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अपने कंधों को घुमा सकते हैं, कोहनी को भी हम मोड़ सकते हैं। इन जोड़ों को ही क्या कहा जाता है बच्चों, जो दो हिस्सों में आपस में जुड़े होते हैं, इन्हें हम संधियाँ कहते हैं, है ना। संधियाँ का मतलब ही आप लोग समझ जाइएगा बच्चों। आप हिंदी सब्जेक्ट में भी संधि पढ़ते हैं, है ना। दो वर्ड को आपस में जो जोड़ते हैं इसे भी संधि कहते हैं, और यहाँ पर जैसे हम दो हिस्सों में जो जुड़े होते हैं उन्हें भी संधि कहते हैं, ठीक है। तो कोहनी, कंधा या गर्दन इन जोड़ों को ही संधि कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारे शरीर के कुछ प्रमुख संधियाँ हैं, है ना। कुछ प्रमुख संधियाँ में कौन कौन से संधि हैं बच्चों? फर्स्ट है कंदुक खलिका संधि। यह कंधे और हाथ की हड्डी तथा पैर की हड्डी एवं कूल्हे की हड्डी का जोड़ है ना। ये जो कंदुक है बच्चों, कंदुक खलिका है ना, ये खलिका संधि है ना। और यह कंधे को और हाथ की हड्डी जो होती है तथा पैर की हड्डी होती है एवं कूल्हे की हड्डी, इनका ही ये जोड़ है, ठीक है। और सेकेंड है कब्जा संधि, है ना। सेकेंड का नाम क्या है बच्चों? कब्जा संधि। यह कोहनी और घुटने में पाई जाती है, यह कोहनी और घुटने में पाई जाती है बच्चों। ये हमारा जो कोहनी है और ये हमारा जो घुटना है, यह दोनों क्या कहलाता है? कब्जा संधि कहलाता है। यह कोहनी और घुटने में पाई जाती है, ठीक है। 9.6 तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर जो है बच्चों ये मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और तंत्रिकाएं हैं। ये सभी क्या है? तंत्रिकाएं हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का एक दूसरे से बहुत निकट का संबंध होता है ना बच्चों। परिसंचरण तंत्र हम पढ़ चुके। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है बच्चों? जो रक्त है ना, रक्त का परिसंचरण होता है। श्वसन तंत्र में हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, और उत्सर्जन तंत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो ये सभी तंत्र एक दूसरे से बहुत ही निकट का संबंध होता है, इन सभी तंत्रों का एक दूसरे से। तो सोचिए, यदि इन तंत्रों में आपसी तालमेल ना रहे तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पाचन तंत्र यदि भोजन का पाचन न करे तो क्या भोजन रक्त में मिल पाएगा बच्चों? तो नहीं, है ना। भोजन का पाचन तंत्र ठीक से नहीं हो पाएगा तो भोजन रक्त में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और श्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन रक्त में ना मिले तो क्या शरीर को ऊर्जा मिल पाएगी?
श्वसन तंत्र में यदि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी बच्चों, क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वासोश्वास की क्रिया में, जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यदि ऑक्सीजन रक्त से नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी, है ना। अतः शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बनाए रखना जरूरी है। यह तालमेल बनाए रखने का कार्य कौन करता है बच्चों? तंत्रिका तंत्र करता है। यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र है ये सभी तालमेल को बनाए रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आप सभी का आज होमवर्क है, ठीक है। सारणी 9.2 आपको बता दिया गया है, इसे आपको पूरा करके दिखाना है और आपको 9.10 मनुष्य का तंत्रिका तंत्र बनाकर अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा और मेरे नंबर पर सेंड करिएगा। और तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम को भी आप लोग हो सके तो लिखिएगा, ठीक है। जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, संवेदी अंग, है ना, ये सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं, इनके नाम लिखेंगे आप लोग और अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।